नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा बैंडेज। बैंडेज की अगर हम बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हो बैंडेज से निकल के आते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो होता है और फंडामेंटल का जो है वो अहम पार्ट जो है इसमें कवर होता है। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं। इमेज बेस पे भी निकल के आते हैं। कौन सी बैंडेज कहाँ पे किस तरीके की काम आती है, कौन कौन से मटेरियल की जो हो बैंडेज बनी होती है, मटेरियल के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन अलग है, यूजेज के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन अलग है, कौन सी साइज की बैंडेज जो हो वो कहाँ पे यूज में ली जाती है, या एल्बो पे कौन से प्रकार की ली जाती है, देन उसके बाद नेक पे कौन से प्रकार की ली जाती है, सिर के ऊपर कौन से प्रकार की ली जाती है, नी के ऊपर कौन सी प्रकार की है, किस तरीके से बैंडेज काम में ली जाती है। तो ये बहुत सारे टाइप हैं और बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो है इनको डिवाइड किया गया है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जो हो पढ़ के जो हो मज़ा आने वाला है और एक एक चीज़ जो हो वो आगे से आगे जो हो उसको इंटरेस्टेड बनाती है कि अंगुली के ऊपर कितने इंच की जो हो वो हम बैंडेज लगाते हैं, देन थाई के ऊपर कितने इंच की जो हो बैंडेज लगाते हैं, किस तरीके से क्या क्या करते हैं और इनके बैंडेज लगाने के तरीके के आधार पर जो हो इसको अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो वन बाय वन करके जो हो इसमें लेंगे। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें इमेज बेस के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन मटेरियल के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ये बैंडेज जो है वो कहाँ पे यूज में आती है। तो दोस्तों वन बाय वन करके लेंगे और आगे जो है इसको बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद जो है उसके टाइप, और सबसे मेजर पार्ट जो है उसका टाइप ही है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। मटेरियल के आधार पर अलग किया गया है, यूजेज के आधार पर अलग किया गया है, देन बांधने के आधार पर अलग अलग किया गया है। तो सबको वन बाय वन करके लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है ए बैंडेज इज ए स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक। बैंडेज जो है वो एक स्ट्रिप होती है जो किसकी बनी होती है, फैब्रिक, गोज या अदर मटेरियल की जो है वो होती है, जो कि किस काम में आती है, टू कवर वुंड, सपोर्ट और इमोबिलाइज बॉडी पार्ट, कंट्रोल ब्लीडिंग एंड रिड्यूस स्वेलिंग, सिक्योर ड्रेसिंग इन प्लेस। ठीक है, यानी कि बैंडेज जो है वो स्ट्रिक और फैब्रिक होता है, गोज होता है और अदर मटेरियल से जो है बनी होती है, जो कि वुंड को कवर करने में, किसी भी पार्ट को इमोबिलाइज करने में, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, स्वेलिंग को कंट्रोल करने में, इन सब चीज़ों में जो है वो हमारे पास में क्या आती है दोस्तों, बैंडेज काम में आती है। आपने देखा होगा कहीं पे भी कट लग गया तो वहां पे बीटाडीन लगा के, कॉटन लगा के वहां पे बैंडेज कर दिया जाता है, या कहीं पे स्टिच लगा दिए तो वहां पे भी जो है वो हम इसको स्पिरिट सोप से क्लीन करके वहां पे भी जो हो बैंडेज बांध देते हैं। मान लीजिए कहीं ज्यादा जो हो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वुंड है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कट लग गया, तो भी हम जो हो वहां पे प्रेशर बैंडेज लगा के या गोज लगा के जो हो वो टाइटली बैंडेज कर देते हैं। कहीं कट लग गया तो उसको कवर करने के लिए कोई पार्ट इमोबिलाइज करना है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई चीज जो है वो, जैसे यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो फ्रैक्चर हो गया तो हम चाहते हैं कि फ्रैक्चर का इलाज तो जो है वो कल होगा, या हॉस्पिटल जाने में हमें जो हो 5-6 घंटे लगेंगे, तो तब तक इस पे जो है वो स्प्लिन लगा के उस पे बैंडेज जो है वो लगा दी जाती है, यानी कि उसको इमोबिलाइज करने में काम आता है। तो बैंडेज जो है वो एक स्ट्रिप होती है, फैब्रिक की बनी हो सकती है, गोज की, अदर मटेरियल की बनी होती है, जो कि वुंड को कवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए, इन सब में जो है वो काम में आती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ बैंडेज। बैंडेज का जो है हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में बेस्ड ऑन मटेरियल, यानी कि मटेरियल के आधार पे जो है वो हम बैंडेज का जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में गोज बैंडेज। गोज बैंडेज आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो है वो गोज बनाते हैं, ठीक है, अंदर जो है वो कॉटन आती है, देन उसके चारों तरफ जो है वो हम ड्रैप करके जो है वो बैंडेज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोज बैंडेज। ये किसकी बनी होती है दोस्तों, कॉटन एंड गोज की जो है वो बनी होती है। और ये किस काम में आती है, ये ड्रेसिंग, रिटेंशन एंड लाइट सपोर्ट के लिए काम में जो है वो आती है। ये हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो है यूज में आने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो रबर आता है, तो इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है और ये किस में काम आती है दोस्तों,
कंप्रेशन में, स्प्रेन में या वेरिकोज वेन में आपने देखा होगा स्टोकिंग आते हैं, ठीक है ना, या जो स्टोकिंग पहनते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं आपने देखा होगा स्टोकिंग पहनते हैं, वो आती है इलास्टिक बैंडेज, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल से बनी होती है, वो कंप्रेशन एंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। या वेरिकोज वेन में भी आपने देखा होगा कि इलास्टिक बैंडेज जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आता है क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज में क्या आता है दोस्तों, कॉटन एंड रबर फाइबर आते हैं, कॉटन के भी आते हैं, रबर फाइबर भी आते हैं। कहीं पे भी चोट लग जाती है या कहीं मांस फट जाता है या कहीं पे भी स्प्रेन आ जाता है तो आपने देखा होगा क्रेप बैंडेज जो है वो हम लगा के रखते हैं। तो ये सपोर्ट और जॉइंट इंजरी में जो है वो काम में आती है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर बैंडेज। प्लास्टर बैंडेज में आपने पता ही होगा कि गोज आता है और उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर का कोटेड किया होता है, ठीक है, जिसको हम भिगो के जो है वो काम में लेते हैं। ये बेसिकली ऑर्थोपेडिक यूज में या कास्टिंग करने में जो है वो काम में आता है। देखा होगा बिल्कुल लिक्विड जो है, मतलब बिल्कुल सॉलिड आता है, उसको हम भिगोते हैं, देन उसके बाद जो उससे बैंडेज कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो जो है वो सूख जाता है और बिल्कुल जो है वो हार्ड मटेरियल में बदल जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर बैंडेज। सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है, जैसे हम रुमाल के दोनों फोल्ड को कर देंगे और इस तरीके से जो है वो बैंडेज बना देंगे, ठीक है, तो वो आता है हमारे पास में ट्रायंगुलर बैंडेज। ये जो है वो कॉटन क्लॉथ की बनी होती है, ठीक है, यानी क्या हम कहें कि हैंकी की भी हम ट्रायंगुलर बैंडेज जो हो बना सकते हैं। ये काफी जगह काम आती है, सीलिंग बना सकते हैं, हेड और आर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एड में काम आती है, कहीं पे भी लगा लो आप, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास में जो है वो कॉटन है, ठीक है, और इस कॉटन को जो है वो दोनों एड को हम जो हो इस तरीके से लगा देंगे तो ये जो हमारे पास में होगी, ये होगी दोस्तों हमारे पास में ट्रायंगुलर बैंडेज। आप इसको कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे हाथ में चोट लगी है तो इस तरीके से जो है वो फोल्ड करके यहाँ पे भी जो है उसको लेके जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडेसिव बैंडेज। एडेसिव मतलब चिपकाने के लिए, ठीक है, ये फाइब्रिक प्लास्टिक प्लस एडेसिव की आती है। कोई भी कट लग गया, कोई भी वुंड लग गया, उसको वहां पे जो है वो चिपका दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारे पास में बेस्ड ऑन मटेरियल के आधार पे। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो सारे इनको जो है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, कभी ना कभी जो है वो काम में लिया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पे। फंक्शन के आधार पे जो है वो हम बैंडेज को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं इसको हम लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आती है दोस्तों सपोर्टिव बैंडेज। अब नाम से पता चल रहा है सपोर्टिव बैंडेज। सपोर्टिव बैंडेज इन द सेंस कि ये वो बैंडेज होती है जो सपोर्ट का काम करती है। जैसे कहीं पे भी स्प्रेन हो गया, फ्रैक्चर हो गया या कोई भी टिश्यू की इंजरी होगी, ठीक है, वहां पे सपोर्ट देने का काम करती है, तो ये होगी सपोर्टिव इंजरी। अब उसमें से सपोर्टिव कौन कौन से थे यही लेंगे, ये तो मटेरियल के आधार पे था। अब इसमें सपोर्ट कौन कौन सा कर सकता है, क्रेप बैंडेज सपोर्ट कर सकती है, गोज बैंडेज जो है वो सपोर्ट कर सकती है, ट्रायंगुलर बैंडेज जो है वो सपोर्ट कर सकती है। तो इन्हीं में से हम लेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन क्या रहा, जो जो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसका यूज होता है यूज टू सपोर्ट स्प्रेन, फ्रैक्चर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, स्प्रेन हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, उनके सपोर्ट में जो है वो काम में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैप और इलास्टिक बैंडेज। इस तरीके से आपने जो है बैंडेज देखी होगी और खास तौर से आपने देखा होगा कि जो जिम वगैरह में जाते हैं तो ये बैंडेज वगैरह बांध के जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंप्रेशन बैंडेज। नाम से पता चला कंप्रेशन बैंडेज। कंप्रेशन बैंडेज इन द सेंस कि ये जो है वो कंप्रेशन प्रोवाइड करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। आपने देखा होगा स्टोकिंग जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। स्टोकिंग आपने देखा होगा बिल्कुल जो है मोजा सा टाइट सा जो है मोजा पहना दिया जाता है, ठीक है, वो होती है कंप्रेशन बैंडेज। ये किस काम में आती है, यूज टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए एंड इंप्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए और स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करने के लिए। इसको कैसे काम में लेते हैं, जैसे वेरिकोज वेन में या लिम्फेडिमा में जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिटेंशन बैंडेज। रिटेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जगह होल्ड करके रखना या रुका हुआ, कहते हैं ना रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन पड़ा हुआ रहता है, रुका हुआ रहता है। तो रिटेंशन बैंडेज होती है किसी भी चीज को होल्ड करके रखना, वो होती है हमारे पास में रिटेंशन बैंडेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कट लग गया या यहां पे कट लग गया, तो कट लगने के बाद यहां पे बीटाडीन से या किसी से भी जो है वो लगा के उसके बाद बैंडेज कर देते ताकि वो मटेरियल उसको हमने जो है वो होल्ड कर दिया। तो ये होता है होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, कहीं पे भी जो है वो ड्रेसिंग को होल्ड करके रखना। एग्जाम्पल आ गया गोज रोल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में रिटेंशन बैंडेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इमोबिलाइजिंग बैंडेज। नाम से पता चला इमोबिलाइज,
कहीं पे फ्रैक्चर हो गया या कहीं पे जो है वो चोट लग गई, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को इमोबिलाइज रखने के लिए वहां पे स्प्लिंट लगाते हैं या कास्ट लगाते हैं या कोई भी चीज बांध के जो है वो उसके ऊपर चारों तरफ बैंडेज लगा दी जाती है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों इमोबिलाइज बैंडेज। तो यूज विथ स्प्लिंट और कास्ट टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे यहां पे चोट लगी या ये जो है वो हड्डी टूट गई है, तो यहां के ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, स्प्लिंट बांध देते हैं, देन उसके बाद जो है वो बैंडेज लगा देते हैं और बैंडेज लगा के जो है वो होल्ड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों स्प्लिट या कास्ट जो है वो लगा के इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर बैंडेज, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको फिक्स कर दिया जाता है, वो आ गया हमारे पास में इमोबिलाइज बैंडेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोटेक्टिव बैंडेज। प्रोटेक्टिव बैंडेज क्या होती है दोस्तों, कोई भी कंटामिनेटेड वुंड है या वहां पे इंफेक्शन ना हो सके, ठीक है, तो ऑलरेडी जो है वो मार्केट में ऐसी जो है बैंडेज अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल लाइन हम डालते हैं, तो सेंट्रल लाइन को डालने के बाद में जो है उसके ऊपर बैंडेज की जाती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके ऊपर सब्सटेंसेस पहले से ही जो है मिक्स किया जाता है और कंटामिनेटेशन से जो है वो जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ वुंड को कंटामिनेटेड होने से जो है वो रोकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एडेसिव और गोज पैड्स जो है वो मार्केट में ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ बैंडेज एंड दियर यूजेज, यानी कि कौन कौन सी बैंडेज होती है और उनका जो है वो यूजेज किस तरीके से। ऑलरेडी हमने जो है वो काफी हद तक इनके बारे में जो है पढ़ लिया है, अब आगे देख लेते हैं। पहली चीज आगे रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज इन द सेंस आपने देखा कि जो सिंपल पट्टी आती है, ठीक है ना, रोल की हुई आती है, इसको हम बोलते हैं रोलर बैंडेज। अब ये जो रोलर बैंडेज है वो किस काम में आती है, तो कोई भी ड्रेसिंग करते हैं या कोई भी लिम्ब इंजरी होती है उसके सपोर्ट के लिए हम रोलर बैंडेज काम में लेते हैं। ड्रेसिंग, रिटेंशन या लिम्ब इंजरी में जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया ट्रायंगुलर बैंडेज। नाम से पता चला ट्रायंगुलर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो हो बताया था। इसका हम सीलिंग बना सकते हैं, स्काल्प बना सकते हैं, हेड पे, नी पे, जहां कहीं पे भी कोई भी फ्रैक्चर हो उसके सपोर्ट के लिए जो है वो हम ट्रायंगुलर बैंडेज काम में लेते हैं। ट्रायंगुलर क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि इसके 3 एंगल बनते हैं। ट्रायंगल क्यों बोला, 3 एंगल बनते हैं, ठीक है, 3 एंगल आप देख रहे होंगे, ऊपर नीचे और ये 2 बैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास में सीलिंग, स्काल्प, हैंड, नी बैंडेज या फ्रैक्चर में जो है वो काम में आती है। नेक्स्ट क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज आपको पता ही है, ठीक है, कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाए या कोई भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाए या थोड़ा सा मांस फट जाए या टेंडन, लिगामेंट जो है वो रप्चर हो जाए, तो उस जगह पे जो है वो हम उसको सपोर्ट करने के लिए देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रैप बैंडेज। तो ये जॉइंट सपोर्ट, स्वेलिंग एंड रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज आपको पता ही है, स्ट्रेन या पोस्ट सर्जिकल कंप्रेशन में जो है वो इलास्टिक बैंडेज काम में लेती है। कोई भी चीज को जो है वो कंप्रेस करके रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है, तो पेट में, या हम कहें कि इंगुलन हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है या अम्बिलिकल हर्निया का जो है वो ऑपरेशन हो जाता है, तो पीछे एक इलास्टिक जो है वो बैंडेज बांधी जाती है, ताकि पोस्ट सर्जरी के बाद में धीरे धीरे उसको बोला जाता है कि पहले 1-2 घंटे आप रिमूव कीजिए, फिर 4-5 घंटे रिमूव कीजिए, देन धीरे धीरे इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो वो होता है इलास्टिक बैंडेज। ये स्प्रेन या पोस्ट सर्जिकल कंप्रेशन में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्यूबुलर बैंडेज। ट्यूबुलर बैंडेज जो है वो हमारे पास में फिंगर, टोज, लिम्स, इनके ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो है वो किस में काम आता है, फ्रैक्चर वगैरह में। ये बैंडेज ही होती है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंसेज में मिक्स किया होता है। जैसे आप इसको गीला करोगे, देन गीला करने के बाद जैसे लपेट दोगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज। इस तरीके की आती है, बिल्कुल लार्ज बैंडेज आती है और इसके बीच बीच के अंदर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मिक्स किया होता है। ये क्या करते हैं, जैसे ही जो है वो हम इसको पानी में डालते हैं, देन उसके बाद जो है वो 2-4 मिनट तक जो है वो यूज में ले लो, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो हार्ड हो जाती है। ये बेसिकली फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम में ली जाती है। लास्ट आ गया एडेसिव बैंडेज। आपको पता ही है एडेसिव बैंडेज, कोई भी कट लग गया, या हम कहते हैं कि जो आजकल आपने देखा होगा, ठीक है ना, जो टेप आती है, ठीक है, कहीं पे भी कट लग गया तो हम जो टेप लगा लेते हैं, ठीक है, या कैनुला को फिक्स करने के लिए जो है वो हो गए हमारे पास में एडेसिव बैंडेज। तो ये सारे बैंडेज जो है वो हमने पढ़ लिए, स्मॉल कट या एब्रेशन में जो है वो हम लगाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें और किस तरीके से क्या क्या यूज है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बैंडेजिंग टेक्निक। काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है
कि बैंडेज हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से जो है वो हम उसको यूज में ले सकते हैं। बैंडेज हम बांधते हैं तो बैंडेज की जो है वो कौन कौन सी टेक्निक आती है। अब इसके लिए आपका सपोर्ट जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे की सारी प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब आप मेरे सामने तो नहीं हो तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि आपको मेरी तरफ जो है वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आता है दोस्तों सर्कुलर टर्न। सर्कुलर टर्न में क्या होता है, सर्कुलर नाम से पता चला, स्पाइरल और सर्कुलर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है वो एप्लीकेशन एरिया कौन सा होता है, फिंगर पे या रिस्ट पे जो है वो हम बैंडेज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टेप एंड बैंडेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, समझो ये मेरे को यहाँ पे कहीं चोट लगी तो मैं चारों तरफ जो है वो गोल 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 घुमा के जो है वो यहाँ पे जो है वो पूरी बैंडेज बांध दूं, वो होगी सर्कुलर बैंडेज, ठीक है। बैंडेज मैंने ली, ठीक है, और बैंडेज को चारों तरफ जो है वो घुमा के लगा दिया, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर टर्न, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास में स्पाइरल टर्न। स्पाइरल क्या होती है दोस्तों, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहां सर्कुलर में और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखो ध्यान से। जैसे वायर का एक ही जगह पे जो है वो मैं कर रहा हूं, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर टर्न, ठीक है ना। एक ही जगह जो है वो हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर टर्न। सेकंड आगे स्पाइरल, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने स्पाइरल, जैसे सांप जैसे सीढ़ियां नहीं होती या सीढ़ी सांप जैसे नहीं चढ़ता, वो हो गए स्पाइरल। यहां से शुरू किया, देन आगे बढ़ते यहां तक उस यहां से शुरुआत की और यहां तक लेके आ गए, वो हो गए स्पाइरल टर्न, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है, एक ही जगह रहता है। जैसे ये अंगुली कटी, देन इसके चारों तरफ जो हो बैंडेज बांध दी वो हो गया सर्कुलर टर्न। मैंने कहा था ना आपको मेरा साथ देना पड़ेगा इस चीज में, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम आपको डायरेक्टली जो हो वो किसी बच्चे को सामने बैठा के सारी चीज क्लियर करवा दे, तो आपको थोड़ा सा जो है वो मैं प्रैक्टिकली क्या बोलना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो सर्कुलर टर्न में क्या होता है, हम चारों तरफ जो है उसको सर्कुलर करते हैं एक ही जगह। स्पाइरल में हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, यहां से हमने शुरुआत की, पूरे हाथ में ले गए, वो हो गए स्पाइरल टर्न। तो ये होता है, देखो फोर आर्म या अपर आर्म में लेते हैं, ये इवन कंप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है स्पाइरल रिवर्स टर्न, ठीक है। जैसे हमने स्पाइरल किया था, रिवर्स टर्न में क्या करते हैं हम दोस्तों, कि जैसे हमने फोल्ड किया, देन उसके बाद ट्विस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैंडेज किया, फिर ट्विस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली जो है वो काफ या थाई पे जो है वो काम में आती है। क्यों, क्योंकि देखो होगा क्या, आप अगर नीचे शुरू करोगे, ठीक है, नीचे आप शुरू करोगे, ऊपर थाई की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे आप थाई, अब नी वाला पार्ट इतना बड़ा है, थाई वाला पार्ट इतना बड़ा है, तो जो एरिया है ऊपर वाला जो कॉर्नर एरिया है, ठीक है, या थाई से आपने शुरू किया, इमेजिनेशन करो दोस्तों, थाई के आपने शुरू किया, देन उसके बाद आगे आप बढ़ रहे हो, तो नीचे वाला जो एरिया है वो लूज रह जाएगा, ढीला रह जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला एरिया जो है वो पतला है, ऊपर थाई वाला एरिया जो है वो मोटा है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट जो है वो लूज रह जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चक्कर दिया, देन उसको जो है वो फोल्ड कर दिया, और फिर दूसरा चक्कर दिया, फिर हमने उसको फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद चक्कर दिया। उससे क्या होता है कि जो नीचे वाला एरिया है ना, वो कभी भी जो है वो लूज नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली जो है वो प्रिवेंट गैप में जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट, फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 कैसे दोस्तों, फिगर ऑफ 8 होता है, जैसे हम 8 नहीं बनाते, इस तरीके से हम 8 बनाते हैं, उस तरीके से बैंडेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लेविकल रप्चर हो जाती है, तो यहां से बांध के पीछे की साइड में बांध के 8 सर्किल बना दिया जाता है। चलो ये तो नहीं समझ में आएगा, ये मैं देता हूं। ये एल्बो है, ठीक है, यहां से किया, यहां से बांधा, यहां से घुमा के यहां से लाया, फिर यहां से घुमा के यहां से ला, पूरा 8 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझ में आ गया। ये मेरा एल्बो है, ठीक है, यहां से हमने शुरुआत की, यहां लिया, पीछे की साइड में गया, यहां लिया, यहां से अंदर की साइड में बहा लिया, फिर लिया इसको अंदर की साइड में, मतलब 8 बना दिया। यहां पे 8 जैसी स्ट्रक्चर बन गई, वो होती है फिगर ऑफ 8। ये बेसिकली जॉइंट्स पे लगाया जाता है, ठीक है ना। जॉइंट्स में कौन सा, जैसे नी, एल्बो, एंकल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट आता है रिकरेंट बैंडेज। रिकरेंट बैंडेज इन द सेंस कि बार बार उस जगह को जो है वो यूज में लिया जाता है। रिकरेंट बैंडेज का भी मैं बता देता हूं दोस्तों। जैसे ये मेरा जो है वो एम्पुटेशन वाला पैर है, ठीक है ना, ये पैर है और यहां पे नी एम्पुटेशन हो गया, ठीक है, नी एम्पुटेशन हो गया, यहां से जो है वो घुटना काट के अलग कर दिया। अब इसकी जो बैंडेज करेंगे वो आ गया रिकरेंट बैंडेज। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से पकड़ेंगे, यूं लेके जाएंगे, फिर यहां पकड़ लेंगे, फिर यूं लेके जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर यूं लेके जाएंगे, फिर पकड़ लेंगे, फिर लेके जाएंगे, और लास्ट में एक चक्कर जो है वो इस तरीके से बांध देता है। स्टंप बैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारे पास में रिकरेंट
बैंडेज। ये बेसिकली हेड इंजरी, फिंगर्स या स्टंप पे की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चोट लगी, यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, तो बैंडेज को यूं लाओगे, देन यहां मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना, यहां पकड़ लिया, देन यूं लाओगे, यूं लाओगे, यूं लाओगे, यूं लाओगे, यूं लाओगे, यूं लाओगे, फिर लास्ट में जो है वो राउंड तरीके से घुमा दिया था। ये तो फिंगर है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि इस पे इतना क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे नी पे हो गया, ठीक है, या एम्पुटेशन वाला पैर हो गया, या हेड हो गया, ठीक है ना, हेड को यहां से लिया, यहां तक लेके जाएंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, पूरा हेड को कवर कर लेंगे और फिर लास्ट में एक पट्टी जो है बांध देते हैं। इसको बोलते हैं रिकरेंट बैंडेज। नेक्स्ट आती है स्पाइका बैंडेज, ठीक है। स्पाइका बैंडेज होती है जब एक साइड में कोई बड़ी चीज हो और दूसरे साइड में कोई छोटी चीज हो, उसको बोलते हैं स्पाइका बैंडेज, ठीक है। जैसे शोल्डर पे की जाती है। शोल्डर पे कैसे, एक चक्कर जो है वो यूं लिया जाता है इसके ऊपर, फिर एक चक्कर, चलो शोल्डर पे नहीं समझ में आएगा, यहां समझ में आएगा, ठीक है। एक अंगूठे पे लिया, देन इसको बांधा, ठीक है, इसको बांधा, फिर अंगूठे पे सपोर्ट दिया, फिर इसको बांधा, ये होती है स्पाइका। थंब पे जो बांधते, एक एरिया छोटा है, दूसरा वाला एरिया बड़ा है। जैसे यहां पे हमें कोई बांधना है तो इस पे कवरिंग की, देन उसके बाद पूरे शोल्डर को हमने लिया, फिर इस पे कवरिंग की, फिर पूरे शोल्डर पे कर लिया, वो हो गया हमारे पास में स्पाइका बैंडेज, जिसको हम बोलते हैं शोल्डर या हिप या थंब पे काम आते हैं। ये बेसिकली जॉइंट इमोबिलाइजेशन में काम में लिया जाता है। और लास्ट आती है दोस्तों सीलिंग्स। सीलिंग यानी कोई ना कोई खपचिया या कोई चीज सपोर्ट देके, आपने देखा होगा कि कई मूवी में देखा होगा कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, आर्मी पर्सन को फ्रैक्चर हो जाता है तो बांस की छोटी छोटी खपचियां बांधता है और फिर उसके बाद जो है उसको रस्सी से लपेट देता है, वो होता है सीलिंग्स, ठीक है ना। यानी कि कोई भी जो है वो चीजें टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो उसको सपोर्ट देने के बाद में जो बैंडेज की जाती है उसको बोलते हैं सीलिंग्स। तो समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई। सर्कुलर समझ में आ गया, एक ही जगह पे जो है बार बार घुमाया जाता है, सर्कुलर टर्न। स्पाइरल हम घुमाते हुए आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल टर्न। नेक्स्ट आता है स्पाइरल रिवर्स टर्न। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब बीच में जो है वो ट्विस्ट कर देते हैं ताकि टाइट रहे। फिगर ऑफ 8, आपको पता है दो जॉइंटों के बीच में फिगर ऑफ 8 हो गया। देन उसके बाद रिकरेंट बैंडेज, कोई भी स्टफ या हेयर की जो हम बैंडेज करते हैं वो हो गया रिकरेंट बैंडेज। स्पाइका बैंडेज, एक साइड छोटा वाला पार्ट, दूसरा वाला बड़ा पार्ट, इस दोनों को मिला के जो बैंडेज की जाती है वो होती है स्पाइका बैंडेज। और लास्ट आती है सीलिंग्स। सीलिंग्स में हम कोई चीज सपोर्ट देके जो है वो बैंडेज करते हैं, वो हो गया हमारे पास में सीलिंग्स। ये होगी बैंडेज टेक्निक, आप इमेज के द्वारा देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कहीं पे भी अगर एक ही जगह लग रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास में ये देखो सर्कुलर है, आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये रिवर्स स्पाइरल बैंडेज है, ये फिगर ऑफ 8 है, जो कि मैंने आपको एल्बो का बहुत अच्छा एग्जांपल इस तरीके से दे दिया, फिगर ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास में रिस्ट की बैंडेज है, ये हमारे पास में टी बैंडेज है। टी बैंडेज मैंने यहाँ पे नहीं बताया, नाम से पता टी बैंडेज, किसी भी चीज को सपोर्ट देने के लिए जो बैंडेज की जाती है वो होते हैं हमारे पास में टी बैंडेज। तो ये सारे के सारे जो है, जैसे स्पाइका बैंडेज है, ये हम जो है वो थंब की कर रहे हैं तो ये हमारे पास में थंब स्पाइका हो गया, शोल्डर की करेंगे तो शोल्डर स्पाइका हो गया। तो इस तरीके से जो है वो सारे बैंडेज की यहाँ पे इमेजेशन जो है वो आपको दे रखे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, यहां पे भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए कि बैंडेज हम कौन से साइज की लेंगे। भाई कौन से एरिया पे हम जो है वो बैंडेज कर रहे हैं, तो किस साइज की बैंडेज हम जो है वो लेंगे। उंगली पे 6 इंची की तो ले नहीं सकते भाई, 3 इंची की तो उंगली है, तो फिर 6 इंची की बैंडेज लेने का क्या फायदा है। तो 1 बाय 1 करके लेंगे। अगर हमें फिंगर की ड्रेसिंग करनी है तो हम 2.5 सेंटीमीटर वाली जो है वो बैंडेज लेंगे, या हम कह सकते हैं 1 इंच वाली बैंडेज लेंगे। आपको पता ही है 1 इंच के अंदर जो है वो कितना होता है दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 इंच बोल दो या फिर हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर बोल दो। नेक्स्ट फोर आर्म या रिस्ट की अगर हम बात करें, फोर आर्म पे या रिस्ट पे हमें कोई चीज बांधनी है तो हम 5 सेंटीमीटर वाली जो है वो बैंडेज लेंगे, या हम कहें 2 इंच वाली जो है वो बैंडेज लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लोअर लिम्ब या थाई पे अगर हम बैंडेज करनी है तो उसमें हम जो है वो हमारे पास में 7.5 या 10 सेंटीमीटर वाली लेंगे, या सिंपल भाषा में हम करें 3 से 4 इंच वाली जो है वो हम बैंडेज लेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास में हेड या एब्डोमेन पे करेंगे तो 10 to 15 सेंटीमीटर वाली लेंगे। 10 to 15 सेंटीमीटर इन द सेंस 4 से 6 इंच वाली जो है वो बैंडेज काम में लेंगे। क्लियर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। फिंगर पे 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ हम कहें 1 इंच वाली।
फोर आर्म पे हो गया हमारे पास में 2 इंच वाली या 5 सेंटीमीटर। लोअर लिम या थाई पे जो हो हम 3 से 4 इंच लेंगे, जिसको हम 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। एब्डोमेन या हेड पे हम 10 से 15 सेंटीमीटर वाले लेंगे, 4 to 6 इंच वाले लेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्टेजेज ऑफ बैंडेज। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होती है, 1 by 1 करके जो है वो स्टेप को किस तरीके से जो है वो फॉलो करेंगे। भाई हम बैंडेज कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट के बैंडेज कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम बैंडेज कैसे कर रहे हैं। तो पहली स्टेप आती है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ऐसे नहीं जाते ही पेशेंट के सर के ऊपर बैंडेज करना चालू कर दे, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को कि आपकी ये चोट लगी है, तो हम इस पे जो है वो बैंडेज करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, उसको पता है कि इस कट के ऊपर जो मान लीजिए पहले से कोई कट लगा हुआ और आप जाते ही उसके ऊपर लग गए, तो उसको लगेगा कि और ज्यादा कट करने आए हैं। तो पहले उसको जो है वो एक्सप्लेन करो कि हम इसमें जो है वो ड्रेसिंग चेंज करेंगे या बैंडेज जो है वो लगाएंगे। तो जो भी प्रोसीजर है उसको आप एक्सप्लेन करो। सेकेंड, वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स। ठीक है, हाथों को धोना है और फिर जो है वो ग्लव्स को पहन लेना है। देन पोजीशन एंड एक्सपोज द एरिया। क्लाइंट को इस तरीके से बैठाएंगे या उस तरीके से क्लाइंट को रखेंगे कि जो एरिया जहां पे हमें बैंडेज करनी है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हो सके। ठीक है, उस तरीके से उसको बैठाएंगे, लेटाएंगे या कुछ भी करेंगे, हमें हमारा जो एरिया जहां बैंडेज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए। नेक्स्ट, अप्लाई ड्रेसिंग इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। देन चूज एप्रोप्रिएट बैंडेज टाइप एंड विड्थ। ठीक है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी बैंडेज लगानी है। ठीक है, क्रैम्प बैंडेज लगानी है, एक रबर बैंडेज लगानी है, एक एडेसिव बैंडेज लगानी है, कौन से टाइप की लगानी है, कितने चौड़ाई की लगानी है, ये सारा पहले से हम जो है वो फिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद बैंडेज विथ करेक्ट टेक्निक एंड टेंशन। ठीक है, फिर बैंडेज हम करेंगे तो करेक्ट टेक्निक, कौन सी जगह पे लगा रहे हैं तो कौन सी बैंडेज हमें जो है वो लगानी है। मान लीजिए आपको एल्बो की करनी थी आपको जो है वो फिगर ऑफ 8 वाली बैंडेज और आपने डायरेक्ट सर्कुलर वाली कर ली, अब ये हाथ जो है वो मुड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो बैंडेज कौन सी करेक्ट टेक्निक है, कहां पे लगानी है और प्रॉपर टेंशन होना चाहिए, यानी कि न तो ज्यादा जो है वो टाइट होनी चाहिए और न ही ज्यादा जो है वो लूज होनी चाहिए। तो करेक्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू जहां पे हमें जो है वो लगानी है। नेक्स्ट, सिक्योर द एंड। ठीक है, जो उसके बाद आपने बैंडेज लगा दी तो उसके एंड को जो है वो सिक्योर करोगे। आप टेप लगाओगे या क्लिप लगाओगे या नोट लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, लेकिन उसके एंड को जो है वो आप सिक्योर करोगे। पता चले थोड़ी देर पेशेंट चल रहा है और उसके साथ साथ वो बैंडेज भी खुल गई है और वो भी नीचे जो है वो लटक रही है। ठीक है, नेक्स्ट, चेक सर्कुलेशन। ठीक है, बैंडेज करने पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है चेक सर्कुलेशन। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपकी बैंडेज सारी जो है वो बेकार चली जाएगी। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे बैंडेज लगा दी, बैंडेज लगाने के बाद हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे। ये जो हमारे पास में नेल पेंट है, जैसे यहां पे बैंडेज लगाई है तो ये जो नेल बड्स है, ठीक है, वहां पे इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे कि कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है, वार्म तो ठीक है, कैपिलरी रिफिल जो है वो तरीके से नहीं है। कैपिलरी रिफिल आपको पता है, यहां से इसको जो है वो पिंच करके थोड़ी देर छोड़ के देखेंगे, अगर ये वापस से 2 to 3 सेकंड में फिल हो जाता है, मतलब कैपिलरी रिफिल जो है वो हमारे पास में प्रॉपर है। तो चेक सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा लूज बैंडेज कर दिए तो बैंडेज बांधने का कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कंप्रेशन के लिए बांधी है या उसको कवर करने के लिए बांधी है या सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए बांधी है। जब आपने लूज ही बांध दी है तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट बांध दी है तो भी दिक्कत है। उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई, नेक्रोसिस हो सकता है, ब्लड टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जर्व रेगुलरली। ठीक है, डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने ये किया, ये बैंडेज बांधी, इतने साइज की बांधी, इतने दिनों बाद वापस आना है, ये सारा का सारा जो हम डॉक्यूमेंटली करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशन जो है वो होनी चाहिए। सबसे मेन चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, मॉनिटर फॉर सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट। ठीक है ना, बैंडेज बांधने के बाद या हम कहें कि जो भी आपने पट्टी वगैरह की है तो उसमें हम जो है वो सर्कुलेशन हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम स्वेलिंग देखेंगे, पेन देखेंगे और साइनोसिस देखेंगे कि कहीं ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट, एंश्योर क्लीन, ड्राई एंड रिंकल फ्री एप्लीकेशन। ठीक है, बैंडेज बांधते समय वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और रिंकल फ्री होनी चाहिए। अगर रिंकल्स होंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट,
अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर बांध के जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है दोस्तों, इस्चीमिया को लीड कर सकती है। एंड उसके बाद एजुकेट पेशेंट ऑन मोबिलिटी केयर एंड वियरिंग साइन, ठीक है, किस तरीके से आपके हाथ पैरों को चलाना है। जैसे यहाँ पे बैंडेज बांध देते हैं तो उसको कहते हैं कि इस तरीके से हाथ चलाओ, किस तरीके से क्या क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या केयर आपको ध्यान रखनी है। और वार्निंग साइन, अगर उसको बताएंगे कि कहीं पे भी साइनोसिस वाली कंडीशन आती है या नमनेस वाली आती है तो आप जो हो इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करोगे। ये सारी चीजें जो है वो करेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में फर्स्ट एड यूज ऑफ बैंडेज, ठीक है। बैंडेज का फर्स्ट एड यूज क्या होती है। बैंडेज फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे असेंशियल जो है वो हमारे पास में आर्टिकल्स है। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, बैंडेज कहाँ काम में आती है, सीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। आपको पता है कहीं पे भी फ्रैक्चर हो गया तो उस पर खपचियां बांध के उसके चारों तरफ जो है वो लपेटने के काम में आती है। एंड प्रेशर बैंडेज फॉर ब्लीडिंग कंट्रोल, आपको पता है कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर बैंडेज गोज लगा के वहां पे अच्छे तरीके से जो है वो बैंडेज कर दिया जाता है, तो वहां पे भी काम में आती है। नेक्स्ट इमोबिलाइज बैंडेज ऑफ स्प्रेन, ठीक है ना, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया या कोई भी फ्रैक्चर हो गया, उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए भी बैंडेज जो है वो काम में आती है। एंड ट्रायंगुलर बैंडेज फॉर हेड इंजरी और हेड सपोर्ट। ट्रायंगुलर बैंडेज का तो वैसे बहुत ज्यादा यूज होता है, सिर्फ 2 ही नहीं है, हर जगह जहां कहीं पे भी अगर कोई बैंडेज नहीं बनती है तो वहां पे हम ट्रायंगुलर बैंडेज जो है वो यूज में ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। काफी बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्लास कल भी लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।